अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मरी में जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब तूफानी बर्फबारी ने 23 सयाहों की जान ले ली। कई खानदान उजड़ गए। सानहे ने पूरी कौम को गमजदा कर दिया है। हुकूमत की नाअहली, बेहिसी और गैर जिम्मेदाराना रवैये पर शदीद तनकीद हो रही है। अपोजिशन ने हुकूमत से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। तूफानी बर्फबारी की पेशगी इतला के बावजूद इंतजामिया की तैयारी और नाक़िस हिकमत अमली पर सवालात उठ रहे हैं और इसके साथ ही सानहे के बाद हुकूमत के गैर संजीदा रद्द-ए-अमल पर भी सवालात उठ रहे हैं। आज कौमी असम्बली के इजलास में मिनी बजट पर बहस मुलतवी करके मरी में होने वाले सानहे पर बात की गई और इजलास के दौरान ऐवान में मुसलसल शोर शराबा और नारेबाजी होती रही। स्पीकर बार बार अराकीन को खामोश रहने की हिदायत करते रहे। ऐवान में अपोजिशन और हुकूमत की जानिब से एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी होती रही। अपोजिशन ने सानहे मरी का जिम्मेदार हुकूमत को करार दिया तो हुकूमत ने इस सानहे की जिम्मेदारी भी पिछली हुकूमतों पर डाल दी। बहस का आगाज़ करते हुए अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि जब मरी में सानहा हो रहा था तो एक नीरू इस्लामाबाद में सो रहा था और एक नीरू पंजाब में इंतखाबी धांधली का मंसूबा बना रहा था। उन्होंने सानहे की अदालती तहकीकात का भी मुतालबा किया। एक नीरो इस्लामाबाद में सोया हुआ था और दूसरा नीरो पंजाब में इंतजामी अमूर की आड़ में बल्दियाती इलेक्शन में धांधली करने में मसरूफ था। ये एक मुजरमाना फेल है। इन्होंने मैन स्लॉटर किया है। ये कौम, ये खून इनको माफ नहीं करेगी। इमरान नियाज़ी साहब ने कहा कि इंतजामिया तैयार नहीं थी, तो जनाब इंतजामिया तैयार नहीं थी तो फिर आप किस मर्ज की दुआ हैं? इस्तीफा दे, घर जाएं, मगर ना कौम आपको गिरबान से पकड़ के आपको घसीट के बाहर निकालेगी। सरकारी कमेटी जो वो इन्वेस्टिगेट करेगी। जनाब स्पीकर, ऐसा नहीं होगा। पूरी ऑपोजिशन का मुतालबा है कि एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए और वो इसकी तहकीक करे। शहबाज शरीफ को जवाब देते हुए वज़ीर इत्तेफाक फवाद चौधरी ने कहा कि नून लीग ने अपने महलात बनाने के बजाय मरी और पंजाब पर पैसा लगाया होता तो ये दिन ना देखना पड़ता। आज के दौर का पेब्लो एस्कोबार हमें बता रहा है कि नेरो सो रहा था। अगर इन्होंने अपने घरों के ऊपर जो वहां पर पैलेसेस क्रिएट किए हैं शरीफ फैमिली ने, आज वो पैलेसेस क्रिएट ना किए होते, आज इन्होंने मरी के ऊपर, आज इन्होंने पंजाब के ऊपर अपने वसाइल खर्च किए होते जनाब स्पीकर, आज हमें यह दिन ना देखना पड़ता। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी अदालती तहकीकात का मुतालबा किया और कहा कि वजीर आजम और उनके साथी हर सानहे पर मुतासरीन को जिम्मेदार ठहराते हैं और इस बार भी यही किया गया। उन्होंने अलीमा खान के साथ होने वाले वाक़े का हवाला भी दिया। हमने देखा कि जब वजीर आज़म का ख़ानदान की एक मेंबर चित्राल में बुरी वेदर की वजह से फंसी हुई थी तो हुकूमत वक्त ने हर कदम उठाया, यहाँ तक कि फ़ौज से हेलीकॉप्टर मंगवा के वहाँ भेज के उसको रेस्क्यू की थी, जो कि करना चाहिए था। एक दिन पहले जहाँ वजीर साहब इस बात को वेलकम कर रहा था कि लाखों लोग मरी पहुंचे हैं, ये मुईशत की तरक्की की सबूत है, वही वजीर सोशल मीडिया पे आया और विक्टिम ब्लेमिंग शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया कि इनको नहीं आना चाहिए था। इस किस्म का मुनाफिकत हमने पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा। वजीर आजम से लेके उनके सारे ओहदेदार जब भी कोई हादसा होता है तो विक्टिम्स को ब्लेम करते हैं। वजीर आजम खुद अपना जो सोशल मीडिया मैसेज है उसमें लिखता है कि उनको वेदर का पता करना चाहिए था। पूरा ऑपोजिशन का मुतालबा होगा कि इस इंसिडेंट पे जुडिशियल इंक्वायरी किया जाए। वज़ीर आला पंजाब साहब आपका PTI का मीटिंग में मसरूफ था जब ये हादसा हो रहा था। दूसरी जानिब हुकूमत भी सानहे के मुहरकात मालूम करने का दावा कर रही है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी भी कायम कर दी गई है, जबकि आज वज़ीर आज़म की सरबराही में होने वाले हुकूमती रहनुमाओं और तर्जुमानों के इजलास में भी इस मामले पर ब्रीफिंग दी गई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हुकूमत बर वक्त इक़दामात करके इन्हीं सहूलियात के साथ इस सानहे को रोक सकती थी या नहीं, 23 अफराद की जान बचा सकती थी या नहीं, और इस सानहे में हुकूमत और इंतजामिया की नाअहली और बेहिसी की किस हद तक जिम्मेदारी है। पहले बात करते हैं महकमा मौसमियात की मरी में तूफानी बर्फबारी की पेशगी इतला की। महकमा मौसमियात ने एक हफ्ते के दौरान दो बार एडवाइजरी जारी करके इस हवाले से हुकूमत को आगाह कर दिया था। पहले 31 दिसंबर को पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अपनी प्रेस रिलीज में बताया कि 3 जनवरी की शाम या रात से 7 जनवरी के दौरान मरी समेत कई मकामात पर शदीद बर्फबारी होगी। महकमा मौसमियात ने यह भी बताया था
कि 4 से 6 जनवरी के दौरान शदीद बर्फबारी के बाइस मरी समेत कई इलाकों में राब्ता सड़कें बंद होने का खदशा है, इसलिए सयाह मोहतात रहें। अहम बात यह है कि महकमा मौसमियात ने 31 दिसंबर की अपनी एडवाइजरी में तमाम मुतल्लिका इदारों को मोहतात रहने की हिदायत भी की थी। सिर्फ यही नहीं, 5 जनवरी को पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसी तरह की एक और एडवाइजरी जारी की, जिसमें यह वाज़ेह तौर पर लिखा गया था कि 6 जनवरी से 9 जनवरी के दरमियान मरी, गलियात और वादी नीलम समेत मुल्क के कई बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी होगी, जिसके नतीजे में इन इलाकों में राब्ता सड़कें बंद होने का खदशा है। महकमा मौसमियात ने यहाँ भी सयाहों और मुतल्लिका इदारों को मोहतात रहने की हिदायत की थी। सानहे के बाद महकमा मौसमियात के नुमाइंदे ने भी बताया कि उन्होंने मुतल्लिका इदारों को पेशगी इत्तला दे दी थी। 31 दिसंबर को हमने रिटर्न जो थी ये पूरे 10 दिन की फोरकास्ट की थी। जो बारिशों का सिलसिला है इसमें काफ़ी ज़्यादा बारिशें हैं और जो इसमें स्नोफॉल है उसकी भी मकदार काफ़ी ज़्यादा होगी। उसके बावजूद सब अदारों को, PDM में, NDA में और गवर्नमेंट के सब अदारों को हम रिटर्न में जो हमारी जिम्मेदारी है उसको हम उनको रिटर्न में ये इन्फॉर्म करते हैं। बर्फबारी से दर्जा हरारत माइनस में चला जाएगा और जो सड़कें हैं उसमें से आमदोरफ्त मुश्किल हो जाएगी, सड़कें क्लोज हो जाएंगी, इतनी बर्फबारी होगी। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो इंतज़ामिया को भी, इवन लोगों को भी पता था। यानी सूरत हाल ये थी कि पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मरी में शदीद बर्फबारी की पेशगी इत्तला 2 मरतबा दे चुका था, मगर मुतल्लिका इदारे मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए तैयारी करने के बजाय मुतमईन नजर आ रहे थे, जबकि हुकूमत ने महकमा मौसमियात की एडवाइजरी को सीरियस ही नहीं लिया। 5 जनवरी को नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ट्वीट किया कि NDA में मुल्क भर में बारिशों और बर्फबारी से पैदा होने वाली सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर कर रहा है और साथ ही तमाम प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज के साथ राब्ते में है और अब तक सूरत हाल काबू में है। NDA की ट्वीट के मुताबिक NDA में जरूरत पड़ने पर मदद करने के लिए तैयार है। यानी महकमा मौसमियात पेशगी इत्तला दे चुका था, NDA में पहले से तैयार था, बकौल उनके 5 जनवरी को सूरत हाल काबू में थी और वो आगे किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार भी थे। सयाह परेशानी का शिकार थे कि उन्हें 50-50 हज़ार रुपए में होटल्स के कमरे मिल रहे हैं, खाना पीना इंतहाई महंगा कर दिया गया है, वो फंस गए हैं और उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। और हुकूमत की गैर जिम्मेदारी का आलम यह था कि वो महकमा मौसमियात की पेशगी इत्तला को संजीदा लेने के बजाय सयाहत के फ़रोग का जश्न मना रही थी। 5 जनवरी को जिस दिन महकमा मौसमियात दूसरी बार मरी में शदीद बर्फबारी की इत्तला देकर मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए हुकूमत को तैयार रहने की हिदायत कर रहा था, उसी दिन वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि मरी में 1 लाख के करीब गाड़ियां दाखिल हो चुकी हैं, होटलों और इकामत गाहों के किराए कई गुना ऊपर चले गए हैं। सयाहत में ये इजाफा आम आदमी की खुशहाली और आमदनी में इजाफे को जाहिर करता है। फवाद चौधरी की ट्वीट से यह वाज़ेह हो जाता है कि हुकूमत को मरी में सयाहों की बड़ी तादाद में मौजूदगी का इल्म था और दूसरी तरफ शदीद बर्फबारी की मुसद्दिका इत्तलात भी मौजूद थी, मगर हुकूमत गैर संजीदगी का मुजाहरा करते हुए मुमकिन सूरत हाल का यह तो अंदाज़ा नहीं लगा सकी या फिर उसके लिए कोई इंतजामात ही नहीं किए। न इंतजामिया को हिदायत जारी की गई, ना ही मुतल्लिका इदारों को मुतहर्रिक किया गया। सख्त मौसम के बावजूद हज़ारों सयाहों को मरी में दाखिल होने दिया गया और फिर 7 और 8 जनवरी की दरमियानी शब इस गैर जिम्मेदारी ने 23 सयाहों की जान ले ली। पूरी रात सयाह मदद का इंतजार करते रहे, मगर मदद के लिए कोई नहीं आया, जबकि हुकूमत को अगले दिन होश आया। सिर्फ यही नहीं, जहां सानहे से पहले हुकूमत की गैर जिम्मेदारी पर सवालात उठते हैं, तो वहीं सानहे के बाद हुकूमत की बेहिसी और गैर संजीदा रवैये पर भी सवालात उठते हैं, क्योंकि हुकूमत ने विक्टिम ब्लेमिंग शुरू कर दी। मरी में सयाहों की आमद का जश्न मनाने वाली हुकूमत ने सयाहों पर ही हादसे की जिम्मेदारी डाल दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खुद ट्वीट किया कि मरी के रास्ते में सयाहों की अलमनाक अमवात पर निहायत मुस्तरिब और दिल गिरफ्ता हूँ। ज़िला इंतजामिया खातिर ख्वाह तैयार न थी कि गैर मामूली बर्फबारी और मौसमी हालात को मलहूज़े खातिर रखे बगैर लोगों की बड़ी तादाद में आमद ने आ लिया। जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि अगर किसी के घर में बगैर बताए अचानक 5000 अफराद आ जाएंगे तो वो क्या करेगा। 48 घंटों से कम वक्त में लाखों लोग जो हैं वो इन इलाकों में चले गए। जब हम कहते हैं कि टूरिज़्म जो है वो बढ़े, तो उसका मतलब ये नहीं है कि 48 घंटों में वहाँ पे लाखों करोड़ों लोग चले जाएंगे, तो कोई भी जाहिर है वो क्लैप्स कर जाएगा सिस्टम। किसी के घर में बगैर बताए अचानक 5000 बंदा आ जाएगा तो वो क्या करेगा, वो तो बेबस है। वफाकी वज़ीर इत्तलात जो 2 दिन पहले तक लाखों गाड़ियों की मरी आमद को हुकूमत की अच्छी मुआशी कारकर्दगी की वजह करार दे रहे थे, उन्होंने ऐसे वक्त में भी मजाक किया और ये कहा कि जो लोग मरी जाना चाहते हैं वो इतना खर्चा करने के बजाय घर में स्नो स्प्रे मंगवा कर एक दूसरे पर डाल दें। जिन्होंने प्लान बनाए हैं अभी जाने के, वो फौरी तौर के ऊपर उसको रिव्यू करें, घर में बैठे अपने जो है और मूंगफलियाँ खाएं और उसके बाद जो है वो स्नो ज्यादा से ज्यादा इतना खर्चा करने के बजाय स्नो स्प्रे मंगा के एक दूसरे के ऊपर डाल लें। फिलहाल जाके देखने वाला माहौल नहीं है। जिस वक्त मरी में सयाहों के साथ ये सानहा पेश आ रहा था, उस वक्त पंजाब के वज़ीर आला तहरीक इंसाफ की तंजीमी कमेटी के इजलास में शरीक थे। खुद फवाद चौधरी ने तस्लीम किया कि वज़ीर आला इजलास में मौजूद थे, मगर वज़ीर आज़म की हिदायत के बाद
वो फौरी तौर पर मरी के लिए रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इसका फौरी नोटिस लिया है। वज़ीर आला पंजाब को हदायत की है उन्होंने कि वो फौरी तौर के ऊपर मरी पहुँचें और वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो अब फौरी तौर के ऊपर मरी के लिए रवाना हो गए हैं। इस बंदे वहाँ पे मरी में अपनी जान से गए हैं और यहाँ पे तंजीम साजी का इजलास हो रहा है। नहीं वो तो नहीं, उन्होंने तो सुबह ही कर दिया था, उसके बाद वो फौरन निकल गए हैं। वो तो जो ही उन्हें जो वहाँ से क्लियरेंस मिली है वो फौरन निकल गए। उसी वक्त यानी हफ्ते को ही वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल ने भी कहा था कि वज़ीर आला मरी पहुँचने के लिए रास्ते में है। मेरा ख्याल है कि वो रास्ते में है और वो यहाँ पर कोई 2 से 3 बजे पहुँचेंगे। मगर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहिब हफ्ते के बजाय इतवार को सानहे के कई घंटों बाद मरी पहुंचे और हेलीकॉप्टर में बैठकर मरी का फ़िज़ाई जायज़ा लिया। जब रास्ता साफ हो चुका था, सयाह निकल चुके थे, ताहम परसों जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने तस्लीम किया कि उन्हें खैबर पख्तूनख्वा से मरी में दाखिले को बंद कर देना चाहिए। पता था रश हो रहा है, मौसम खराब हो सकता है, ये रुकावटें पहले खड़ी कर देते हैं। मरी के इलाके में ऐसे मामलात नहीं हुए। ये गलडना, बाड़ियाँ और उस इलाके में बर्फ बहुत ज्यादा पड़ी और हमें KPK की तरफ कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए था। इसमें मैं अपनी गलती और क्योंकि मरी तो ये अंदाजा नहीं था कि ऐसा हो सकेगा। इन इलाकों में जुमे की रात फंस जाने वाली हजारों सयाहों में हमारी टीम मेंबर सना दाऊद भी शामिल थी। वो 30 घंटे गाड़ी में बच्चों के साथ फंसी रही। उन्होंने बताया कि ना तो उन्हें दाखिले के वक्त रोका गया और ना ही मदद को कोई आया। वो खुद इस हवाले से तफसीलात बता रही। हम लोगों ने बहुत मुश्किल से अपनी गाड़ी में वो पूरी रात गुजारी और वो जो पूरी रात थी बेसिकली वो इंतहाई खौफनाक, बिकॉज आप ये सोच लें कि पूरी गाड़ी बंद है और बर्फबारी से आपकी तमाम एरिया ढका हुआ है। कुछ लोग आके ये खबर दे रहे थे कि जी अभी तो 2 घंटे लग जाएंगे, मे बी 2 दिन लग जाएंगे, लेकिन आप लोग यहाँ से निकल नहीं सकते हैं। हमारा फिर ये प्लान हो गया था किसी होटल वगैरह में हम बुकिंग करवा लें और साथ ही हम लोग जो है अगर यहाँ से निकल जाते हैं तो हम किसी होटल में शिफ्ट हो जाएं। होटल में बहुत से रेफरेंसेस के थ्रू हम लोगों ने कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया, बिकॉज वहाँ पे तमाम बुक भी थे और यही हमने भी सुना कि वहाँ पे जो इन लोगों के किराए हैं वो बहुत ज्यादा हैं। तो हम लोगों ने यही बेहतर समझा कि हम अपनी गाड़ी में ही रहते हैं, क्योंकि हमारे ऐसे कोई 3-4 किलोमीटर की दूरी पे वो तमाम होटल्स वगैरह थे। किसी ने भी वहाँ नहीं रोका था। हम बिल्कुल नॉर्मल, बल्कि हम तो रहने के लिए भी नहीं जा रहे थे, हमने वापस आना था और किसी गाड़ी को भी नहीं रोक रहे थे। इंतजामिया जो जिस टाइम तक रात हमने गुजारी थी सर, फ्राइडे की रात में सर, कोई इंतजामिया कुछ भी वहाँ पे नहीं था, कोई मशीनरी नहीं थी। मशीनरी जो वहाँ पर पहुंची है वो मॉर्निंग में आई है। देखिए दीगर मुतासरीन ने जियो न्यूज़ से क्या बात की। इंतजामिया का कोई AC या कोई डिप्टी कमिश्नर कोई पूछने भी नहीं आया कि आप लोग किस हाल में हैं। इंतजामिया कहीं नजर नहीं आ रही पिछले 26 घंटे से। बर्फ का तूफान था, कोई गाड़ियाँ वगैरह नजर नहीं आ रही थी, ठीक है। और हमने बहुत हेल्पलाइन पे दूसरे मोटरवे सब पुलिस को कॉल किया हमने, ठीक है। और हमारा जो है ना किसी से राब्ता नहीं हो रहा था। भाई बर्फबारी का इतना तूफान था कि यहाँ पे रात को कोई नहीं आया। हमसे बात करने के लिए हुकूमती अरकान को दावत दी मगर कोई प्रोग्राम में नहीं आया। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है। क्या PDM एक दफ़ा फिर पीपल्स पार्टी को लॉन्ग मार्च के लिए मनाने में कामयाब हो जाएगी और जब मना लेगी तो क्या तारीख वही होगी जो पीपल्स पार्टी की है या फिर वो होगी जो नून लीग की है? बात करेंगे ब्रेक के बाद। PDM और पीपल्स पार्टी एक बार फिर करीब आ रहे हैं। मिनी बजट रोकने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जा रही है। इन हाउस चेंज के लिए मुशावरत हो रही है और साथ ही अब ये इतलात भी है कि PDM चाहती है कि पीपल्स पार्टी उनके साथ लॉन्ग मार्च करे। अब PDM ने लॉन्ग मार्च की तारीख 23 मार्च दी है, जिसके कुछ दिन बाद रमज़ान है। पीपल्स पार्टी ने 27 फरवरी की तारीख दी है। तो कौन किस तारीख पर मानेगा, बात करेंगे। आज इजलास में शरीक ख्वाजा आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। मुलाकात भी हुई शहबाज शरीफ की और बिलावल भुट्टो जरदारी की। क्या मामला तय पाए हैं? ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब आज भी मुश्तरका इजलास हुआ अपोजिशन का, क्या ये दुरुस्त है कि PDM और नून लीग अब ये सोच रहे हैं कि या तो पीपल्स पार्टी को मनाएं कि वो 23 मार्च को आके आपके साथ लॉन्ग मार्च कर ले, या फिर आप अपनी तारीख को एडजस्ट करके पीपल्स पार्टी की तारीख के साथ जो 27 फरवरी की उन्होंने अनाउंस की है आप वहीं चले जाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब, ये मामला आज डिस्कस तो नहीं इस मीटिंग में हुआ। ये मीटिंग प्योरली जो पार्लियामेंट्री जो सिचुएशन है उसके मतलब बातचीत हुई। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं ये पॉसिबिलिटी है, मेरे अंदाजे के मुताबिक ये पॉसिबिलिटी है और होनी भी चाहिए। ये बात जो आप कह रहे हैं ये बात जो है ना ऐन दुरुस्त है
और अगर कोई कॉमन डेट जो है वो आगे पीछे करके, पीपल्स पार्टी वाली डेट जो है वो आगे पीछे करके, तो इकट्ठे पीडीएम और पीपल्स पार्टी और एएनपी और जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं वो अकेले ना करें, मिलके जो है ये जद्दोजहद का जो है एक आगाज करें, या जद्दोजहद का जो है वो एक नेक्स्ट स्टेप जो है उसको जरा थोड़ा सा उसका टेम्परेचर ऊपर करें, तो अच्छी बात है। मैं बिल्कुल 100% आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं। लेकिन आज की मीटिंग में प्योरली जो है एजेंडा जो है, आज का एजेंडा, कल का, परसों का बजट के हवाले से और स्टेट बैंक के जो बिल है उसके हवाले से जो है डिस्कशन हुई है कि किस तरह अपोजिशन ने रिएक्ट करना है। लेकिन आपने देखा कि 1.5-2 घंटे जो है इजलास जारी ना हो सका, क्योंकि 65 के करीब मेंबर्स थे हुकूमत के, उनका कोरम जो है वो नहीं बन रहा था। मुझे ये बताइएगा कि अब जो रियलिस्टिक ज़्यादा इस वक्त नज़र आता है लॉन्ग मार्च का टाइम, वो तो पीपल्स पार्टी का हुआ ना, क्योंकि आपका 23 मार्च को है। 23 मार्च का एक अलग इवेंट होता है। हुकूमत भी कह रही है कि जिस इवेंट में अगर आप लॉन्ग मार्च करेंगे तो मुनासिब नहीं होगा। फिर उसके बाद अप्रैल में अगर आपने सोचा लॉन्ग मार्च से को धरने में कन्वर्ट करना है तो अप्रैल में रमज़ान आ रहा है, फिर अनरियलिस्टिक हो जाता है। तो 27 फरवरी ये जो पीपल्स पार्टी का टाइम है ये ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं है? मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि अगर 27 फरवरी पे तमाम पार्टीज एग्री कर जाएं तो अभी भी तकरीबन 1.5 माह जो है बाकी है, बल्कि 1.25 महीने बाकी हैं। ये इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज भी किया जा सकता है, और ऊपर तले जो गवर्नमेंट की फेलियर्स हैं महंगाई के हवाले से, और लेटेस्ट जो इनकी इनकॉम्पिटेंस जो है वो सामने आई है मरी के हवाले से, कि एक दिन जो है वो एक वजीर साहब बयान दे रहे थे जी कि इकोनॉमी बहुत अच्छी है, 1,55,000 गाड़ी मरी पहुंच गई है, और उसका रिजल्ट क्या निकला वो आपके सामने है। ये नंबर जो है, जो लोग वफात जिन्होंने पाई है इस हादसे में, ये नंबर कम है। वहाँ के लोग जो कह रहे हैं कि नंबर इससे कहीं ज्यादा हो सकता है, जो लोग नाबाहक हुए हैं इस सारे मसले में। ये इससे ज्यादा क्या इनकॉम्पिटेंस हो सकती है? लोग एक बात का क्रेडिट ले रहे हैं और असल में जो है वहां पे एक ट्रेजेडी बिल्डअप हो रही थी इनकॉम्पिटेंस की वजह से। और ख्वाजा साहब, आप अगर पीपल्स पार्टी के साथ कर भी लें, मगर एंड रिजल्ट तो यह है ना कि इस्तीफे आपने नहीं देने, लॉन्ग मार्च आप पीपल्स पार्टी के साथ कर लें या अलग कर लें, हुकूमत का कुछ होना नहीं है। आप लोगों की अपनी एक एक्टिविटी होगी, अपने वर्कर्स को आप एनर्जाइज कर लेंगे, इलेक्शन की तैयारी के लिए आगे बढ़ जाएंगे, मगर हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप। देखें, ये बात जो है ना, मैं इससे अदब के साथ जो है वो इख्तिलाफ करूंगा। आपने पिछले हफ्ते 10 दिन में देखा है कि हुकूमत ने जो बयानात दिए हैं, इंक्लूडिंग इमरान खान साहब और शेख रशीद साहब और फवाद साहब, सारे ये अपने आप को रीअश्योर कर रहे हैं कि हमारे सर पे अभी भी साया है। ये एक बयान था। दूसरा है कि हम अभी भी एक पेज में है एंड वी हैव एक हमारा जो है ना बेहतरीन रिलेशनशिप है उनके साथ। तीसरा जो है कि ये खाम ख्याली है कि हमारे में कोई इख्तलाफात हैं। आप देखें, सियासत में कोई भी सियासतदान, चाहे उनके ऊपर वाकई उनका साया हो, वो ये कभी नहीं कहता। ये कमजोरी की अलामत है सबसे बड़ी, कि वो बार बार ये अपने आप को रीअश्योर कर रहे हैं और अपने साथियों को जो असेंबली में नहीं आते, जो अटेंड नहीं करते, उनको जबरदस्ती लाया जाता है या उनको फोन करवाए जाते हैं वोट के लिए। तो ये मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी कमजोरी की और इसका हुकूमत के लागर होने की यह सबसे बड़ी निशानी है। इसलिए मैं आपके साथ एग्री नहीं करूंगा। ये इनकी अपनी इनकॉम्पिटेंस है। ये महंगाई सबसे बड़ा फैक्टर है जो केपी में जो हुआ, वो सबसे बड़ा सबूत है। और अभी बाकी इलेक्शन ये बल्दियाती कराते हैं या नहीं कराते, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जिस हुकूमत को हर हफ्ते 10 दिन के बाद जो है वो ये कहना पड़े कि हम और पिंडी एक पेज पे हैं। देखें, आईनी तौर के ऊपर ये अगर जो है कोई भी सिविलियन हुकूमत जो है, इलेक्टेड हुकूमत कोई भी पिछले 70-74 साल में, चाहे उनको आशीर्वाद थी या नहीं थी, उन्होंने कभी ये नहीं कहा था। मैं समझता हूं कि ये बजाते खुद एक आइन की बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है। अच्छा ख्वाजा साहब, जब आप ये इम्प्लाई भी कर रहे हैं कि जब किसी हुकूमत को ये कहना पड़ जाए, क्योंकि अगर हो भी हाथ तो नहीं कहती हुकूमत, इसका मतलब है गड़बड़े। अगर आप ये इम्प्लाई कर रहे हैं तो फिर तो मिनी बजट के हवाले से जो आपका और पीपल्स पार्टी का इजलास हो रहा है, उनके इत्तेहादियों से राब्ता करने की बात हो रही है, तो उसमें आपको कोई कामयाबी तो होती नहीं नजर आ रही है। हुकूमत तो मिनी बजट फिर भी पास करा जाएगी, तो कोई भी एक ऐसी चीज हो जिसमें आपको कामयाबी हो, अगर ये वाकई तासुर देना चाह रहे हैं कि इनके ताल्लुकात बेहतर हैं, मगर है ऐसा नहीं जैसा कि आप इम्प्लाई कर रहे हैं।
नहीं, बात सुने, ये जो नंबर्स गेम है ना, इस वक्त नेशनल असेंबली में वो बिल्कुल तश्तज़बाम हो चुकी है। हर एक को पता है कि कौन पीटीआई का हमायती जो है वो उनका साथ छोड़ चुका है, कौन जो है पर तोल रहा है साथ छोड़ने का, ये बिल्कुल। लेकिन अब ये एक एक्सक्यूज दी जा रही है कि इस वक्त हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, सिवाय इसके कि हम आईएमएफ की जो डिक्टेशंस हैं वो फॉलो करें, वर्बेटम जो है उसको फॉलो करें। और हमारे पास जो है हम एक ऐसे उसमें फंस गए हैं, जंगल में, माशी जंगल में हम फंस गए हैं कि हमें कोई चॉइस नहीं है। और ये एक फार्मूला है जिससे हम एग्री नहीं करते, कथित तौर पे एग्री नहीं करते कि हम हो सकता है इससे जो है निकल सकें। हमारे हिसाब से हम इस दलदल में मजीद जो है फंस रहे हैं, हम ये क्विक सैंड में जो है ना आहिस्ता आहिस्ता दसते जा रहे हैं। तो ये मेरा अपना ज़ाती जो ओपिनियन है शाहजेब, कि ये पास हो जाता है, अगर ये जो मिनी बजट जो है वो पास हो जाता है, स्टेट बैंक का बिल पास हो जाता है, मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। मुल्क की जो माशी खुद मुख्तारी जो है वो कंप्रोमाइज ऑलरेडी हुई है, मजीद हो जाएगी। हम एक कॉलोनी बन के एक अगर सवाल कर लो कि जैसे आपकी ये आपका ओपिनियन है, मगर उसको रोकने के लिए एक आपकी हिकमत अमली है। अगर ओपिनियन पे बात ना करूं, हिकमत अमली पर बात करूं, तो आपकी हिकमत अमली तो नहीं कामयाब होती नजर आती। अगर आप मुझे मोड़ो देते हैं मैं उसी की तरफ, आपकी बात ये दुरुस्त, ये मेरा ओपिनियन है ना, मेरा ओपिनियन है। लेकिन अल्टीमेटली इससे जो नुकसान पहुंच रहा है, ये हुकूमत और ज्यादा डिस्क्रेडिट हो रही है। या हुकूमत जो है जिन भी सहारों के साथ चल रही है, वो सहारे भी इनको नहीं अफोर्ड कर सकेंगे। मैं एक अल्टीमेट जो सिनेरियो है उसको पेंट कर रहा हूं कि जो अल्टीमेट सिनेरियो ये है कि दे विल बिकम सच ए ह्यूज लायबिलिटी कि नोबडी विल बी एबल टू कैरी देम। जब आप अगर लगाते हैं कि अगर ये पास हो जाता है, इसका मतलब है आपको पता है पास हो जाएगा, आप लोग इसको नहीं रोक पाएंगे। इनफैक्ट अब तो जहांगीर तरीन साहब जहाज के रुख के बदलने की बातें करने लगे हैं। अयाज सादिक साहब उनके साथ खड़े होकर ज्यादा खुश नजर आ रहे थे ख्वाजा साद रफीक साहब की बेटी की जो शादी थी उसमें। तो जहांगीर तरीन साहब से आपने बात की कि उनका ही जो इस वक्त एमएनए उनके साथ हैं वो आपके साथ दें, इसलिए लग रहा है आपकी कोई स्ट्रेटजी है नहीं, आपने किसी से भी बात नहीं की है, ना इत्तेहादियों से ना जहांगीर तरीन साहब से। मैं कुछ ऐसी बातें जो मेरा जाती तज्जिया है वो मैं नहीं करना चाहूँगा, कबल वक्त तो बात होगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सिचुएशन जो एक प्रेसिपिटेशन जिस तरफ जा रही है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं होगी। अल्लाह करे जो है हमारे हालात इतने दिगरगू ना हों, इतने ज़्यादा मखदूश ना हो जाएं कि हमें किसी ऐसी मुसीबत का सामना करना पड़े जो हम ना संभाल सकें। लेकिन ये जिस तरफ हालात लिए जा रहे हैं ओवर लास्ट 3.5 ईयर, आज भी अवाम की देखें वो सैडेंड एंड डिस्टर्ब, इस किस्म का वो मेरा ख्याल है जो डायलॉग जो है, ट्वीट जो है, एक स्टैंडर्ड उन्होंने रखा हुआ है। जब भी कोई मुसीबत आती है इस मुल्क की आवाम के ऊपर वो ट्वीट कर देते हैं। तो ये कोई दवाई नहीं है, ये कोई इलाज नहीं है हमारी मुश्किलात का। आप जो बात कह रहे हैं मैं उससे आई टेंड टू एग्री विद दैट। मगर ख्वाजा साहब अगर आपका हो सकता है ये पास हो जाए, लेकिन इसका पास होना जो है और हमारा इसके लिए वोट ना देना, इसको सपोर्ट ना करना, अल्लाह के फजल से पाकिस्तान की आवाम की अदालत में हमें सुरखरू करेगा कि जब ये चीज तबाही लाई जा रही थी, हम जो है वी वर स्टैंडिंग ऑन द करेक्ट साइड ऑफ द हिस्ट्री, रॉन्ग साइड पे नहीं खड़े थे। मगर ख्वाजा साहब ये आपको खुद भी पता है कि आईएमएफ के प्रोग्राम के बगैर हम सरवाइव कर नहीं सकते हैं। इसका मतलब है आप खुद भी जानते हैं कि अगर आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं हुआ, ये अब आपकी नजर में ये जितने भी इकदामात हैं ये आवाम के लिए और मुल्क के लिए नुकसानदेह होंगे। मगर आप भी जानते हैं कि अगर आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं हुआ तो वो और ज्यादा नुकसानदेह होगा। इसलिए चाहे जहांगीर तरीन साहब हो, चाहे इत्तेहादी हो या कुछ और मामला हो, आप भी चाहते हैं ये बिल खामोशी से पास हो जाए और आप हुकूमत को क्रिटिसाइज भी कर लें। मैं एक बात आपको, मैं आपकी बात जो है बिल्कुल मैंने सुनी है, लेकिन आप मुझे बताएं कि इस सिचुएशन में हमें कौन लेके आए। आज से 3.5 या 4 साल कबल जो है जो नारे लगाए गए थे, जो जन्नत जो है हमें दिखाई गई थी, जो खुशहाली के गाने गाए गए थे, जो वादे किए गए थे, अगर उन वादों का उसमें 1/4 भी अगर पूरा हो जाता, अगर 3.5 साल इंतजार किया गया है कि हम एक बंद गली में दाखिल हो जाएं, कि कौन लेके गया हमें बंद गली में। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूं,
लेकिन ये 3.5 साल, पौने 4 साल के बाद जो है, अगर आज हमारे पास बकौल आपके हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, तो ये सिचुएशन क्रिएट किसने की है? ये हालात किसने पैदा किए हैं? हालात इमरान खान ने पैदा किए हैं। उसके जो हम ही हैं, जो हम नवा हैं, पीछे कवाली करने वाले, जो बीच में ताली पीछे मारते हैं, या पीछे जो हारमोनियम लेके बैठे हुए हैं, ये उन लोगों ने ये हालात पैदा किए हैं। हम नहीं चाहते कि मुल्क खुदा न खास्ता बड़ी कुर्बानियों के बाद ये मुल्क बना हुआ है कि ये मुल्क जो है किसी तबाही के गड़े में जा गिरे। हम नहीं चाहते, लेकिन आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लीज, आप एक बड़ी मुस्तनद आवाज हैं, आपको सारे हालात का पता है, आपको दवाइयों का पता है, गंदम का पता है, चीनी का पता है, एलपीजी का पता है। हजारों अरब रुपया जो है इनके क्रोनीज खा गए। तो दुबई से आके लोग बैठे हुए हैं, होटलों की उन्होंने सैंक्शन ले ली है। पता नहीं क्या क्या लोग, कौन है ये कारपेट बैगर्स जो आ गए हैं, कहां से आ गए हैं, कौन लोग हैं ये, इनकी क्या शनाख्त है, इस मट्टी के साथ उनका क्या रिश्ता है, को कुछ नहीं पता किसी को, सिर्फ इसलिए कि वो जो है लोगों के जेबें, हुक्मरानों की जेबें गर्म करते हैं और वो जो है वो फैसिलिटीज ले रहे हैं। अब मैं बिल्कुल फिर कहूंगा, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, लेकिन कौन लेके आया हमें ऐसी जगह पे या ऐसी बंद गली में, वहाँ पे हमारा जो है वो हमारे पास चॉइसेस जो है खत्म हो गई हैं कि हम IMF का जो है प्रोग्राम अगर ना लें तो हमारे लिए तबाही है। ऐसी सिचुएशन में we are stuck between devil and the deep sea। एक तरफ डीप सी है, दूसरी तरफ डेविल है। अब मैं नहीं कहूंगा कि डेविल कौन है। अब ऐसी सिचुएशन में जब आप खुद भी कह रहे हैं कि हम उस नहज पे खड़े हैं कि IMF का प्रोग्राम के बगैर भी ज़ाहिर हमारे लिए मसाइल आ सकते हैं। IMF का प्रोग्राम, अगर ये बिल, मनी बिल पास हो गया, उसके बाद हुकूमत आगे चलती है और आपका जो इस वक्त पॉलिटिकल नैरेटिव है वो इनके खिलाफ, इनकी कारकर्दगी के हवाले से है, उनका जो काउंटर पॉलिटिकल नैरेटिव है उसमें अगर वो जाते हैं लाहौर हाई कोर्ट, जो कि उनकी तरफ से अनाउंस कर दिया गया है कि शहबाज शरीफ साहब ने गारंटी दी थी नवाज शरीफ साहब को वापस लाने की और नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आए, इसलिए शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई की जाए और आपकी लीडरशिप के खिलाफ कार्रवाई होती है, FIA का भी केस है, तो आप बगैर लीडरशिप के सिर्फ नैरेटिव की बुनियाद पर कैसे काउंटर कर लेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखें शाहजेब, जो बात आपने की है ये इतनी सादा बात नहीं है जिस तरह आपने की है। ये बात जो है, ये मैं आई डोंट थिंक कि इस बात में कोई आपको दमखम रह गया हुआ है। मे बी आज से 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने पहले को होता, ये साल पहले होता, लेकिन जो है वो क्या कहते हैं कि ये अब चिरागों में रोशनी नहीं रही अब कि ये इस किस्म की जो है को मूव कर सकें जो है। आई डोंट थिंक सो। और आपको लगता है अगर लाहौर हाई कोर्ट जाते हैं तो एज ए कॉन्सिक्वेंस लाहौर हाई कोर्ट अगर कहती है शहबाज शरीफ साहब से उन्हें वापस आए, नवाज शरीफ साहब को वापस आना पड़ता है, बजाय वो खुद आए, हुकूमत इस बात का क्रेडिट लेके जी हम गए लाहौर हाई कोर्ट इसलिए उनको वापस आना पड़ा, तो आपके लिए पॉलिटिकल नैरेटिव में फायदा हो गया? नवाज शरीफ साहब को खुद आ जाना चाहिए। नहीं, मैं देखें, ये एक प्रिजम्पशन है ना आपकी, मैं आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन एंड व्हाटएवर। हुकूमत के ऐलान की बुनियाद पर है, उन्होंने ऐलान और उनका जो दावा है उसकी बुनियाद पर मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, उनका दावा है। मैं बिल्कुल मैं आपकी बात तस्लीम करता हूं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल जो है वो मैं हतमी बात तो कोई भी नहीं कर सकता। मुस्तकबिल की बात कभी भी हतमी नहीं करनी चाहिए, ये सियासी तौर पे भी गलत होता है, वैसे भी नॉर्मल जिंदगी में भी गलत होता है। लेकिन जो आप जो डिडक्शन निकाल रहे हैं, मेरा ख्याल है दैट इज फार फेच्ड एट दिस टाइम। मेरी अपनी आपके ख्याल में हुकूमत अपने दावों में कामयाब नहीं होगी, ना ही FIA के जरिए शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कुछ साबित करने में, ना ही लाहौर हाई कोर्ट के जरिए जो कहते हैं कि हम अप्रोच करने वाले हैं लाहौर हाई कोर्ट को शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कार्रवाई कराने में या नवाज शरीफ साहब को वापस लाने में। आप कह रहे हैं इन तीनों में कोई कामयाबी नहीं होगी हुकूमत को? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब का अपना बयान है, मेरा ख्याल है आप इंडोर्स करेंगे कि हमारा जो बयानिया था करप्शन के खिलाफ जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। आपने ये बयान पढ़ा ना उनका? उन्होंने कहा हमें एहतसाब में हमें नाकामी हुई है, फिर वो जाहिर उन्होंने दूसरे इदारों पे भी डाली, प्रोसिक्यूशन, मेरे को अल्फाज जो है थोड़े से ज्यादा सख्त हैं, मैं आपके अल्फाज अपना लेता हूं कि हमें एहतसाब में नाकामी हुई है। जब खुद कह रहे हैं ये एहतसाब में नाकामी है, इसका मतलब है दे हैड ए वीक केस अगेंस्ट नवाज शरीफ, दे हैड ए वीक केस अगेंस्ट शहबाज शरीफ। और तमाम जो लोग जो है एहतसाब में फंसाए गए, सियासी क़यादत फंसाएगी, दे हैड ए वीक केस, जिसकी वजह से वो सिरे नहीं, बावजूद इस बात के कि हर चीज जो है वो टिल्टेड थी, हर चीज जो थी वो द डाइस वाज लोडेड इन देयर फेवर, डिस्पाइट दैट जो है अल्लाह के फजल से, उसकी मेहरबानी से, परवरदिगार की मेहरबानी से ये सारी चीजें जो है आहिस्ता आहिस्ता सारी की सारी जो है लोगों की बेगुनाही जो है वो सामने आ रही है कि इस शख्स को इक़्तिदार में लाने से पहले
और इसको इक़्तिदार पर लाने के बाद इसको बैसाखियां प्रोवाइड करने की, इसको सहारा देने के लिए, इसकी रेपुटेशन, ये तो पहले 6 महीने में फारग हो गए हुए थे। इनको तो सहारों ने जो है ये इनको तो जो है वो आईसीयू में रख के तो इसके 3.5 साल गुजारे हैं इन्होंने। और खास साहब आपको लगता है सहारे नहीं है? देखिए मेरी एक वक्त आता है कि अगर आप परफॉर्म कर जाए ना तो जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं ना वो आपके साथ खड़े रहते हैं। मैं आई एम फॉर्मर बैंकर, अगर हमें पता होना कि ये कारोबार चल जाना है तो थोड़ी बहुत डिफिकल्टी भी हो तो हम पार्टी के साथ या क्लाइंट के साथ खड़े रहते हैं कि यार इसको सपोर्ट दो, हमारी सपोर्ट विदड्रॉ करने की वजह से कहीं कोलैप्स ना कर जाए। लेकिन आई थिंक वी आर इस जो है मरहले से हम बहुत देर के गुजर चुके हैं। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हमारी कोशिश थी कि हुकूमती मौक़िफ़ भी प्रोग्राम में शामिल करें, मगर हुकूमती वज़रा और राब्ते के बावजूद हम प्रोग्राम में नहीं ला पाए हैं। प्रोग्राम में बिल्कुल शामिल करते हैं और हम पर बात करेंगे। कौमी असेंबली से मिनी बजट मंजूर करवाना और अपोजिशन को उस पर कायल करना इस वक्त हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है, मगर वाज़ेह नजर आ रहा है कि हुकूमत इस चैलेंज में कामयाब हो जाएगी और मिनी बजट मंजूर करा लेगी, अपोजिशन माने या ना माने। स्टेट बैंक तरमीमी बिल और मिनी बजट पर अपोजिशन जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए आज कौमी असेंबली की कायमा कमेटी का इजलास हुआ, जहां वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने अपोजिशन रहनुमाओं के सवालात के जवाब दिए। जबकि आज इजलास के दौरान स्टेट बैंक तरमीमी बिल के हवाले से वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कमेटी को बताया कि स्टेट बैंक पर हुकूमत पाकिस्तान का कंट्रोल बरकरार रहेगा। हुकूमत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम नामजद करेगी। बोर्ड अराकीन के तकर्रुर की मंजूरी का इख्तियार भी हुकूमत के पास होगा। उनका मजीद कहना था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मादर पिदर आज़ाद नहीं होगा। IMF ने कहा कि आप स्टेट बैंक से कर्जा नहीं लेंगे। हुकूमत ने वैसे भी 2.5 साल से मरकजी बैंक से कोई कर्जा नहीं लिया। उनका मजीद कहना था कि मार्च में $50 करोड़ के बदले 62 सख्त शराइत मान ली गई थी। कायमा कमेटी के इजलास में गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर भी पेश हुए और कमेटी को ब्रीफिंग दी। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर का कहना था कि पहले ये जाली खबरें चलाई गईं कि हुकूमत ने स्टेट बैंक IMF को भेज दिया। अब मुसविदा सबके सामने आ चुका है जिसमें तमाम इख्तियारात हुकूमत के पास हैं। ये तासुर देना गलत है कि IMF को स्टेट बैंक का मालिक बनाया जा रहा है। मैं पहले IMF के लिए काम करता था, क्या किसी आलमी इदारे में काम करना जुर्म है? हमारी तारीख में कई गवर्नर स्टेट बैंक IMF समेत दीगर आलमी इदारों में काम करते रहे। मेरी कोई दूसरी नेशनैलिटी नहीं है, मैं पाकिस्तानी हूँ। मेरे पास किसी दूसरे मुल्क की मुस्तकिल रिहाइश भी नहीं है। मीडिया और सोशल मीडिया पर इन मामलात को लेकर जाली खबरें फैलाई जाती हैं। स्टेट बैंक की खुदमुख्तारी के हवाले से बिल पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का कहना था कि बिल की मंजूरी में जल्दबाजी ना करें, शिकवार जायजा लिया जाए। स्टेट बैंक से हुकूमती कर्ज का दरवाजा बंद ना करें। बसूरत दीगर हुकूमत कमर्शियल बैंकों के रहमो करम पर होगी। बैंक कार्टलाइजेशन करके हुकूमत को तिगनी का नाच नचाएंगे। मरकजी बैंक किसी भी हुकूमत का आखिरी सहारा होता है। गवर्नर स्टेट बैंक और डिप्टी गवर्नर्स को अपना पे चेक खुद लिखने की इजाज़त दी जा रही है। इसके अलावा आज सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का भी इजलास हुआ, जहां वजीर खजाना शौकत तरीन ने कमेटी के मेंबरान को ब्रीफिंग दी। इस दौरान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान का कहना था कि दूध, डबल रोटी, शीरमाल पूरे मुल्क में इस्तेमाल होते हैं, उन पर भी टैक्स लगाया है। सेल्स टैक्स के बढ़ने से गरीब आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ेगा। स्टेट बैंक की खुदमुख्तारी से मुतालिक भी हमें बहुत खदशात हैं। अपोजिशन रहनुमाओं के खदशात पर रद्दअमल देते हुए वजीर खजाना शौकत तरीन ने तस्लीम किया कि मिनी बजट से थोड़ी बहुत महंगाई बढ़ेगी। कॉस्मेटिक्स और एनर्जी ड्रिंक्स पर टैक्स क्यों ना लगाऊं? फार्मास्यूटिकल की 700 अरब रुपए की सेल है, 100 अरब रुपए का इनकम टैक्स मिलना चाहिए, ज़राअत पर टैक्स लगना चाहिए। IMF से मैंने कहा कि बोर्ड का इजलास मौखर किया जाए। IMF ने 28 और 31 जनवरी की तारीख दी है। IMF से कहा है कि पार्लियामेंट रबर स्टैम्प नहीं है, पार्लियामेंट से जो मंजूरी होगी वो IMF को पेश करेंगे। उनका मजीद कहना था कि जिस दिन स्टेट बैंक मादर पिदर आज़ाद होगा, सादा अक्सरियत से रोक देंगे। जिस दिन उन्होंने कोशिश की, उनके पर काट देंगे। वज़ीर आज़म इस बात पर बहुत क्लियर है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं। कराची में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। खासतौर पर ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस बड़ी तादाद में सामने आ रहे हैं। 24 घंटों में मस्बत केसेस की शरह 15.5% से ऊपर चली गई है और मजीद 28 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक हुई है, जिसके बाद शहर में ओमिक्रॉन के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 191 हो गई है। महकमा सेहत ने बताया है कि बैरून मुल्क से कराची आने वाले 25 अफराद में एयरपोर्ट पर ओमिक्रॉन की तस्दीक हुई है। इसके अलावा सिंध हुकूमत ने आइंदा हफ्ते से घर घर जाकर वैक्सीन लगाने का फैसला किया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्ज़ाबाब का कहना है कि शहरी अगर चाहते हैं कि कोई सख्त फैसला ना हो तो उन्हें हुकूमत का साथ देना चाहिए, वैक्सीन लगवानी चाहिए और मास्क पहनना चाहिए। पिछले कोई 2 हफ्ते में कोरोना वायरस के केसेस में बड़ी तेजी के साथ इजाफा हुआ है। केसेस जो है इस नए वेरिएंट की वजह से बड़ी तेजी के साथ इसका इजाफा हो रहा है। अगर आप 24 घंटों को निकाल के एक हफ्ते का मवाजना करते हैं तो तकरीबन कोई 9.9% जो है पॉजिटिविटी शरह है। शहरी ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में वैक्सीनेट कराएं। शहरी चाहते हैं कि कोई सख्त फैसला ना हो, कोई ऐसा चीजों को रोकने का फैसला ना हो, तो शहरियों को हुकूमत का साथ देना चाहिए। मदद के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो मास्क पहनना है।
इसके अलावा मुल्क में मजमूई तौर पर भी कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा हुआ है। मस्बत केसेस की मजमूई शरह बढ़कर 3.6% हो गई है। लाहौर में मस्बत केसेस की शरह 7.5%, गिलगित में 6.5% से ज्यादा रही है। वैक्सीन लगवाइए, मास्क पहनिए, एहतियात कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।